चलो भाई, आ जाओ सब लोग जल्दी जल्दी। सारे लोग जल्दी जल्दी आ जाइए। सारे लोग जल्दी जल्दी आ जाइए तो शुरू किया जाए। तो हम लोग पिछली क्लास में 1930 तक पढ़ लिए थे और 1930 तक हमने आपसे कहा था कि एक तरफ दांडी मार्च की शुरुआत हो जाएगी और दांडी मार्च जो है वो नमक सत्याग्रह के तौर पे शुरू होगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि 1922 से लेकर 1930 तक एक और धड़ा जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काम कर रहा था और उस धड़े को हम कहते हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवादी। उस धड़े को हम क्या कहते हैं? क्रांतिकारी राष्ट्रवादी कहते हैं, रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट कहते हैं। ठीक, रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे, इनके अंदर इनके अंदर इनके अंदर कौन कौन लोग आएंगे, क्या क्या होगा, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे आज। ठीक है, तो आज इसको खत्म करना है भैया, तो थोड़ा सा बाद में तुम लोग एप्लीकेशन पे आके मतलब इस पे जो नोट्स है उसको अच्छे से पढ़ लेना। अभी बस एक्सप्लेनेशन सुनते चलो। तो 1920 से 1930 के बीच में, ठीक है, क्या है? क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय होता है। एक तो पहले ही हो चुका होता है। 1924 पे कानपुर के अंदर क्या होता है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, या इसको कहीं कहीं एसोसिएशन भी लिखा होता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाए तो HRA, 1924 में कहां पर बनेगा? कानपुर में। ठीक, और इसके अगर हम संस्थापक की बात करें, फाउंडर्स की बात करें, तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, ये लोग थे। सचिंद्र नाथ सान्याल ने एक इंपॉर्टेंट किताब लिखी थी जिसका नाम था बंदी जीवन। ठीक है, बंदी जीवन। और बंदी जीवन को हम कहते थे क्रांतिकारियों की बाइबिल। इस बुक को क्या बोला जाता है? क्रांतिकारियों की बाइबिल बोला जाता है, क्रांतिकारियों की गीता बोला जाता है। ठीक, HRA बनने के बाद 1925 में कितनी तारीख को? 9 अगस्त 1925 को एक घटना होती है जिसे हम काकोरी कांड कहते हैं। अब सरकार ने इसका नाम काकोरी एक्शन रख दिया है। एक ट्रेन लूट ली जाती है जो कि सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। ट्रेन का नाम था ए डाउन ट्रेन। ठीक है, इस ट्रेन में इसमें से लूट की गई, हथियार और पैसा लूटा गया। काकोरी एक्शन में 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 4 लोगों को क्या कर दी गई? फांसी दे दी गई। ये 4 नाम कौन कौन से हैं? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक, ये वही राम प्रसाद बिस्मिल हैं जब इनको फांसी की सजा दी जा रही थी तो ये सरफरोशी की तमन्ना जो है वो गा रहे थे। ठीक, दूसरा नाम है अशफाक उल्ला खान। अशफाक उल्ला खान रिकॉर्डेड फांसी पाने वालों में पहले मुस्लिम थे जिनको फांसी की सजा दी गई थी। ठीक, और फिर तीसरे हैं रोशन सिंह और चौथे हैं राजेंद्र लहरी। तो इन लोगों को क्या की गई? इसमें फांसी की सजा दी गई। 1928 में ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चर हुआ और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में HSRA बनाया गया। अगर आपने ध्यान दिया कि यहां पर क्या है? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो क्या है? HSRA है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है। ठीक है, यहां पे जो फाउंडर्स थे उनमें चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण वोहरा, भगत सिंह, शिव वर्मा इत्यादि लोगों ने मिलकर ये आंदोलन किया था, ये संगठन बनाया था। और यहां से सीन में एंट्री हो जाती है भगत सिंह की। ठीक है, भगत सिंह उससे पहले पंजाब में कार्यरत थे और पंजाब में इन्होंने भारत नौजवान सभा नाम का संगठन बनाया था और साथ ही साथ इन्होंने किताब लिखी थी वाई एम एन एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। भगवती चरण वोहरा ने ये पैम्पलेट लिखा था। पैम्पलेट का नाम क्या था? फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, बम का दर्शन। नमस्कार बेटा, प्रणाम। ठीक है, HSRA के मेंबर्स ने सैंडर्स पुलिस ऑफिसर को मारा था, सैंडर्स नाम के सुपरिटेंडेंट को, 1928 में।
लाहौर में तारीख थी 17 दिसंबर 1928। रीजन क्या था उसको मैं बता देता हूं। जब साइमन कमीशन यहां आया, हमने पिछली क्लास में बात भी की थी, जब साइमन कमीशन यहां पर आया, बंबई पहुंचा और चारों तरफ उसका विरोध होने लगा, तो साइमन कमीशन जब पंजाब पहुंचा तो लाहौर में रेलवे स्टेशन पे साइमन को उतरना था। लाहौर रेलवे स्टेशन पे लाला लाजपत राय साइमन कमीशन को अपोज कर रहे थे, विरोध कर रहे थे और साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। उसी समय एक लाठी चार्ज करवाया जाता है जो स्कॉट नाम के ऑफिसर ने करवाया था। उस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय को काफी चोट लगी और बाद में ही सकम टू हिज इंजरीज, उनकी डेथ हो जाती है। 1928 की ही बात है ये। लाला लाजपत राय को भगत सिंह बिल्कुल अपने फादर की तरह मानते थे, तो भगत सिंह ने कसम खाई कि मैं उस ऑफिसर को मार दूंगा जिसने लाला जी पे लाठियां चलवाई थी। तो स्कॉट तो मिला नहीं जब ये लोग मारने गए, सैंडर्स इनके हत्थे चढ़ गया और सैंडर्स को ये लोग क्या करेंगे, गोली मार देंगे। कौन कौन? भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद। राजगुरु ने पहली गोली चलाई थी सैंडर्स के ऊपर। तो भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद ने इनकी हत्या कर दी। उसके थोड़े दिन बाद असेंबली में एक बम फोड़ा गया। ये घटना थी 8 अप्रैल 1929 को। इस घटना में दो व्यक्ति थे, एक तो भगत सिंह थे और दूसरे व्यक्ति थे बटुकेश्वर दत्त, जो उनके साथ गए थे असेंबली बम कांड में। और यहां बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और इनके अलावा सुखदेव, ये लोग शामिल थे। इनमें से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी मिलती है। चंद्रशेखर आजाद का उससे पहले ही इनकाउंटर हो जाता है। और भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर असेंबली में बम फोड़ा था और इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी वहां पर दिया था। तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। जब गिरफ्तार कर लिया गया तो भगत सिंह और उनके साथी जो है वो जेल में अच्छी कंडीशन के लिए, मतलब सही खाना मिलना चाहिए, पढ़ने के लिए अखबार मिलना चाहिए, पीने के लिए साफ पानी मिलनी चाहिए। इनके ऊपर बहुत तरह की जातियां भी हो रही थी। तो ये लोग अंग्रेजी सरकार के विरोध में भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। और आप देखिए कि भूख हड़ताल के 64वें दिन, एट द 64th डे ऑफ हंगर स्ट्राइक, भगत सिंह के एक साथी जिनका नाम था जतिन दास, उनकी डेथ हो गई। और उसके कुछ दिन बाद चंद्रशेखर आजाद को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, जिसका नाम अब आजाद पार्क कर दिया गया है, वहां पर पुलिस मुठभेड़ में उनकी हत्या हो गई। जब लास्ट गोली बची थी तो वो खुद मार लेंगे अपने आप को। ये तारीख थी 27 फरवरी 1931 की। और इसके बाद 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई। किसमें? सैंडर्स हत्याकांड में। किसमें फांसी दी गई? सैंडर्स हत्या कांड में। तो यहां पर यह बात याद रखिएगा कि भगत सिंह को फांसी जो हुई वो सैंडर्स हत्याकांड में हुई, जबकि भगत सिंह की जो गिरफ्तारी हुई वो किसमें होती है? असेंबली बम इंसिडेंट में। ठीक, तो उनके ऊपर मुकदमा चेंज कर दिया गया था। अब बिहार के कंटेक्स्ट में यहां पर एक बात जाननी है। बैकुंठ शुक्ल का नाम याद रखिएगा, यह सवाल आपसे आ सकता है, पूछा जा सकता है। बैकुंठ शुक्ल का जो जन्म हुआ था वो 1910 ईस्वी में जलालपुर नाम के गांव पे हुआ था, जो कि वर्तमान वैशाली में है, मुजफ्फरपुर में। इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई वो मथुरापुर गांव से हुई, ठीक है, लोअर प्राइमरी स्कूल से। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग भी लिया और इनको पटना कैंप जेल में रखा गया था। बैकुंठ शुक्ल और इनके साथी चंद्रमा सिंह ने फणींद्रनाथ घोष पर हमला कर दिया था 9 नवंबर 1932 को मीना बाजार में। फणींद्रनाथ घोष इस हमले में घायल हुए और 17 नवंबर को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, फणींद्रनाथ घोष कौन व्यक्ति था? ये वो व्यक्ति था जिसने सैंडर्स हत्याकांड में गवाही दी थी और इसी गवाही के चलते भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या मिली थी? फांसी मिली थी। तो भगत सिंह की मौत का बदला किसने लिया? बैकुंठ शुक्ल ने लिया। भगत सिंह के मुकदमे में गवाही किसने दी थी? फणींद्रनाथ घोष ने दी थी। और बैकुंठ शुक्ल ने जो फणींद्रनाथ घोष की पे हमला किया, उसमें बैकुंठ शुक्ल के साथी कौन थे? चंद्रमा सिंह। ठीक, ये सवाल आपसे आ सकता है।
क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? बोलो, क्लियर है? ओके, ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है। अगला देखिएगा। 6 जुलाई 1933 को पुलिस ने बैकुंठ शुक्ल को गिरफ्तार किया सोनपुर हाजीपुर से, और सेशन कोर्ट ने बैकुंठ शुक्ल को फांसी की सजा दे दी 14 मई 1934 को। ठीक है। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हम तीसरे फेज में इंटर कर रहे हैं, और थर्ड फेज आपका कहां हो गया? 1920 से 47 तक। इसमें आपने शुरू की चीजें देख ली। अगली बात जो हमें पढ़नी है वो क्या है? दांडी मार्च है। ठीक। दांडी मार्च गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू होगा। ठीक है। और इस आश्रम का नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम था। यह सवाल बीपीएससी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। यह मार्च जो है वो 12 मार्च 1930 से शुरू होगा, और गांधी अपने 78 सहयोगियों के साथ, यानी अगर आप गांधी और उनके 78 लोगों को मिला देंगे तो दांडी मार्च में कुल कितने लोग हो जाएंगे? 79। एससीईआरटी में 79 इसीलिए दिया हुआ है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी के तट पर पहुंचकर, जो कि गुजरात के नासौरी डिस्ट्रिक्ट में था, वहां पर उन्होंने पहुंचकर ये नमक कानून तोड़ा। ठीक है। दांडी गुजरात के नासौरी जिले में है। ये दो नाम याद रखिएगा, सरोजनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने गांधी जी को यह सुझाव दिया था कि आप नमक आंदोलन में क्या करिए? महिलाओं को भी शामिल कीजिए। ठीक है। तो गांधी ने लगभग 240-41 मील 384 किलोमीटर की यात्रा 24 दिन में पूरी की। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। नमक सत्याग्रह भारत के अदर पार्ट्स में भी गया। ठीक है। महाराष्ट्र से एक इरादा शुरू होगा, कब? जब क्या होगा? गुजरात की धरसना फैक्ट्री। धरसना फैक्ट्री कहां है? गुजरात में। ठीक। तो पश्चिमी भारत से गुजरात हो, महाराष्ट्र से ये लोग गुजरात चले जाएंगे, और गुजरात की इस धरसना नमक फैक्ट्री पर जब ये लोग अटैक करेंगे तो उसकी लाइव रिपोर्टिंग किया था वेब मिलर। लाइव रिपोर्टिंग कौन किया था? वेब मिलर किया था, जो कि उसका क्या था? आई विटनेस था। और वेब मिलर जो है वो एक अमेरिकी पत्रकार था। उसने कहा कि मैंने ऐसा मंजर आज तक अपनी आंखों से नहीं देखा। ठीक। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के नेता थे सी राजगोपालाचारी, जिन्होंने तंजौर तट पर क्या किया था? नमक सत्याग्रह किया था। ठीक। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1925 कानपुर में, और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। दांडी मार्च के शुरू होने और खत्म होते ही 6 अप्रैल 1930, यानी जिस दिन दांडी मार्च खत्म होता है, उसी दिन से भारत में सविनय अवज्ञा शुरू हो जाता है, सिविल डिसओबीडियंस शुरू हो जाता है, जिसमें ब्रिटिश कानूनों की अवज्ञा की गई। ब्रिटिश कानूनों को बोला गया कि हम नहीं मानेंगे इस कानून को, और धीरे धीरे सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत के अलग अलग इलाके में क्या होता है? फैलना शुरू हो जाता है। जैसे अगर हम नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर की बात करें, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पे खुदाई खिदमतगार नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट चला रहा था। इस पीसफुल प्रोटेस्ट को नाम दिया गया लाल कुर्ती आंदोलन, क्योंकि इसके जो लोग थे ये रेड कलर का क्या पहनते थे? कुर्ता पहनते थे।
इस संगठन के फाउंडर, ये जो खुदाई खिदमतगार संगठन है, इस संगठन के फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान। चूंकि ये सीमांत प्रदेश में पीसफुल प्रोटेस्ट चला रहे थे, इसलिए आप देख रहे हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, इनको बादशाह खान भी कहा जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समानांतर उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश में कौन सा आंदोलन चल रहा था? आंदोलन चल रहा था खुदाई खिदमतगार संगठन के द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन। उसी तरह मणिपुर में एक और पैरेलल मूवमेंट चल रहा था जिसको हम कहते हैं जियाल रंग मूवमेंट। मणिपुर, इसके लीडर थे यदुनाग, पर यदुनाग की डेथ के बाद इसका नेतृत्व किया किसने? रानी गैडिनल्यू ने। और क्वीन गैडिनल्यू को क्वीन की टाइटल किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी ये उपाधि, और उन्होंने गैडिनल्यू की तुलना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से की थी। जिस तरीके से आंदोलन फैलना शुरू हुआ, 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच क्या हो जाएगा? एक समझौता होगा। इस समझौते को हम क्या बोलते हैं? दिल्ली समझौता बोलते हैं। ठीक, गांधी इरविन समझौते में कुछ कुछ पॉइंट हुए। क्या? पॉइंट नंबर 1, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में जिसको बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। भाग लेने के लिए क्या हो गई? तैयार हो गई। ठीक, दूसरी बात, नमक पर कर कम कर दिया गया। सरकार द्वारा नमक पे कम कर दिया गया कर, टैक्स, और कुछ जगहों पर नमक बनाने की छूट। राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए सरकार मान गई। एंड माइंडेड कि भगत सिंह पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं थे, उन पर क्रिमिनल चार्ज लगा दिया गया था सैंडर्स की हत्या का, इसलिए सरकार भगत सिंह को नहीं छोड़ी थी। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। और चौथी बात ये हुई कि असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया जाए, रोक दिया जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया जाए और कांग्रेस जाकर क्या करे? पार्टिसिपेट करे किसमें? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक, तो गांधी इरविन समझौता जो है, इसे हम और क्या बोलते हैं? गांधी इरविन समझौते को, इसे हम दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ। इस समझौते में कांग्रेस तैयार हो गई, समुद्र किनारे नमक बनाने की अनुमति दे दी गई, राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए तैयार हो गई। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में गोलमेज सम्मेलन होते हैं। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने केवल क्या किया था? सेकंड वाले में पार्टिसिपेट किया था। केवल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, और उनके प्रतिनिधि कौन बने? गांधी। कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन बने? गांधी बने। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन। गांधी जब गए थे लंदन तो वो किंग्सले हॉल में ठहरे हुए थे, है ना? किंगले हॉल में ठहरे हुए थे। ठीक, हालांकि गोलमेज सम्मेलन क्या हो जाएगा? अनसक्सेसफुल हो जाएगा। और जब गांधी वापस आके बोलेंगे कि सेकेंड टाइम हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, तब तक यहां पर गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलिंगडन आ गए। उन्होंने कांग्रेस को गैर कानूनी बना दिया और आंदोलन को चलने से पहले ही खत्म कर दिया। यहां पर यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक, क्या याद रखेंगे? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान ही, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान फ्रैंक मोरेस ने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था।
और अक्सर बच्चे दो चीज में कंफ्यूज होते हैं, एक अर्धनग्न फकीर और एक देशद्रोही फकीर। ठीक, तो गांधी को सेमाई न्यूड सेंट किसने कहा था? फ्रैंक मोरेस ने। और गांधी को देशद्रोही फकीर, सेडिशियस मंक, किसने कहा था? ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। गांधी इरविन समझौते के बाद सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा, टू सेंट्स कहा था। किसने? सरोजनी नायडू ने। एलन कैम्बेल जॉनसन नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने गांधी इरविन समझौते को कॉन्सोलेशन प्राइज कहा था, सांत्वना पुरस्कार कहा था। और भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया हुआ था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया हुआ था। ठीक, अच्छा, कराची अधिवेशन इसी बीच में होता है 1931 में। कराची कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। कराची कॉन्फ्रेंस वो कॉन्फ्रेंस है जिसमें फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन पास हुआ, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास हुआ। इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद हमेशा क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद हमेशा क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भीमराव अंबेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। इस बात को लेकर अंग्रेजी सरकार भीमराव अंबेडकर का फायदा उठाना चाहती थी, तो अंग्रेजी सरकार ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया। क्या काम किया? उन्होंने कहा कि हम एक नया डिक्लेरेशन करेंगे। उस डिक्लेरेशन को उन्होंने नाम दिया कम्युनल अवार्ड, हिंदी में उसको सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं। ये अवार्ड 16 अगस्त 1932 को आया। इस वाले उसके अंदर उन्होंने घोषणा की कि दलितों को हिंदुओं से अलग कर दिया जाएगा, और जैसे हमने मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया है, वैसे ही हम दलितों को भी क्या करेंगे? एक सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। पर गांधी इस बात पे अड़ जाएंगे। वो बोलेंगे कि अंग्रेजी सरकार भारत के सोसाइटी को डिवाइड करने का काम कर रही है, और भारत सरकार ये जानबूझकर कर रही है कि हम आपस में ही क्या होते रहें? लड़ते रहें। तो गांधी बोलेंगे कि मैं मर जाऊंगा पर ये कम्युनल अवार्ड पास नहीं होने दूंगा। और गांधी इस समय थे पूना की यरवदा जेल में, तो गांधी वहीं पर आमरण अनशन पर बैठ गए, हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, फास्ट टिल डेथ पे बैठ गए। ठीक, और जैसे ही अंबेडकर को पता चला तो अंबेडकर ने गांधी की आलोचना की। उन्होंने कहा जब भी दलितों के हित की बात आती है तो कोई उनका साथ देने के लिए खड़ा नहीं होता। तो एक तरफ अंबेडकर भी मुंह फुला लिए, दूसरी तरफ गांधी भी मुंह फुला के धरने पे बैठ गए। तो दोनों लोगों के बीच में एक समझौता कराना पड़ गया कांग्रेस वालों को। तो उसको बोलते हो आप पूना समझौता, क्योंकि गांधी कहां थे? पूना की यरवदा जेल में थे। तो पूना समझौता किसके किसके बीच होगा? गांधी और अंबेडकर के बीच में होगा। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? बताइए। पूना समझौता किसके किसके बीच में होगा? गांधी और अंबेडकर के बीच में होगा। कहां पर? पूना में। कब होगा? 26 सितंबर 1932। इसमें मीडिएटर की भूमिका, मध्यस्थ की भूमिका मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी, इन लोगों ने बनाया, मध्यस्थता की। इस समझौते में विधानमंडल के लिए सीटें दलितों के लिए बढ़ा दी गई। गांधी समझ गए थे कि मेन प्रॉब्लम है दलित उत्थान की। जब तक दलितों का अपलिफ्टमेंट नहीं होगा इस तरह की समस्या आएगी। गांधी ने ही दलितों को हरिजन नाम दिया और ऑल इंडिया अनटचेबल लीग, जिसको बोलते हैं अखिल भारतीय हरिजन संघ, की स्थापना की 1932 में। इसके प्रेसिडेंट कौन बने? घनश्याम दास बिरला, यानी GD बिरला। और इसके जो सचिव थे वो बने अमृतलाल, जिनको हम ठक्कर बापा के नाम से भी जानते हैं। ये सवाल बीपीएससी में पूछा हुआ है कि ठक्कर बापा के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमृतलाल का नाम ठक्कर बापा पड़ा था। गांधी जी ने हरिजन नाम की पत्रिका भी लिखी थी। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? बताओ, क्लियर है यहां तक? अच्छा, एक चीज और सुन लो भाई, कल तुम्हारी पॉलिटी की क्या है?
मैराथन होगी यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। मैं अभी समझा देता हूं, सुन लो इस बात को। कल होगी पॉलिटी की 3 आवर्स की मैराथन। कहां पर? वाईटी पे, यूट्यूब पे, टीचर्स अड्डा, टीचर्स अड्डा 24/7। टाइमिंग क्या होगी इसकी? टाइमिंग होगी 6 PM टू 9 PM। तो कल हम लोग पॉलिटी को निपटा देंगे और परसों जो भी बचा खुचा हिस्ट्री होगा वो आप परसों क्या कर लेंगे, रिवाइज करके चले जाएंगे। आपके हिस्ट्री पॉलिटी में एक भी सवाल गलत नहीं होने वाले। आप लोगों को नोट्स तो मिली गई है सारी जो हिस्ट्री की थी, ठीक है। तो उसका आप लोग पूरा इस्तेमाल करिए, ठीक ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा, आगे क्या होगा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे तैसे खत्म हुआ तो 1935 का भारतीय शासन अधिनियम लाया गया, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट लाया गया। और इस इंडियन गवर्नमेंट एक्ट का, ठीक है, इस इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। क्या मतलब है प्रांतीय स्वायत्तता का? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब था कि प्रांतों को कुछ हद तक स्वतंत्रता दी जाए कि वो निर्णय ले सकें, कानून बना सकें। यानी कुछ ऐसे विषय होने चाहिए जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिलना चाहिए? प्रांतों को मिलना चाहिए। तो प्रांत में जो सरकारें होंगी उनके हाथ में भी कुछ पावर क्या हो जाएगी? आ जाएगी। तो प्रांतीय स्वायत्तता में प्रांतों में सरकारों के निर्माण का रास्ता साफ हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। 1937 में इन प्रांतों में चुनाव कराए गए और ब्रिटिश भारत में उस समय 11 प्रांत होते थे। 11 प्रांत में से 7 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली। बाद में एक और प्रांत में सरकार बनाई गई, तो कुल मिलाकर 8 प्रांत में सरकार बनाई गई, ठीक है। मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला, फुल मेजॉरिटी मिली। जबकि बॉम्बे में सबसे बड़ी पार्टी बने। नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर और असम में बाद में भी क्या बन गई? सरकार बन गई। 3 प्रांत जहां सरकार नहीं बनी वो थी बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, उनके अलावा बाकी प्रांतों में सरकार बन गई। इन प्रांतों में प्रधानमंत्रियों को नियुक्त किया गया। उस समय 1935 में मुख्यमंत्री, जैसे आज हम स्टेट में चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, उस समय उनको प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर को बिहार के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनको मोहम्मद यूनुस, ठीक, मोहम्मद यूनुस को बिहार का पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया 1 अप्रैल 1937 से 19 जुलाई 1937 तक। कुल 109 दिन तक ये अपने पद पर रहे। ये सवाल आ सकता है। मोहम्मद यूनुस के बाद जब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो श्री कृष्ण सिंह जो है वो क्या बने? बिहार के अगले प्रधानमंत्री बने, ठीक। और कांग्रेस ने इसके लिए एक कंट्रोल बोर्ड भी बनाया था जिसमें पटेल, मौलाना आजाद और राजेंद्र प्रसाद, ये लोग क्या थे? केंद्रीय नियंत्रण परिषद के सदस्य थे। सरदार पटेल, मौलाना आजाद और राजेंद्र प्रसाद, पार कमेटी बनाई गई थी, ठीक। पार जो है वो कमेटी बनाई गई थी, पटेल, आजाद और राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ठीक। कांग्रेसी सरकारों ने 28 महीने तक प्रशासन किया और 1 सितंबर 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही छिड़ा तो ये बात उठी कि भारत को भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि कांग्रेस लोगों से यह अपील करे कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो, सोल्जर्स के तौर पे और बाकी तौर पे। कांग्रेस ने कहा कि हम बिल्कुल अपील करेंगे, हमने तो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी साथ दिया था, तब भी आपने हमसे वादा किया था, वो वादा तो आपने पूरा किया नहीं, तो हम इस बार कैसे आपका साथ दे दें?
आप एक काम करिए, आप हमको एक बात अभी बता दीजिए कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा आप देश छोड़ के चले जाइएगा यहां से, यानी हमें आप आजादी देके चले जाइए, अभी मत दीजिए, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाए तब दे दीजिएगा। हम लोगों से बोलेंगे कि हाँ भाई समर्थन करना चाहिए सरकार का। लेकिन ब्रिटिश सरकार इस पे चुप हो गई कि नहीं नहीं अभी देखा जाएगा, अभी क्यों इतना परेशान हो रहे हैं ऐसे ने क्या किया, कांग्रेस से सारी पावर अपने हाथ में ले ली और गवर्नर जनरल ही एकमात्र सर्वे सर्वा हो गया सरकार का। अब तुम एक बात बताओ, अगर गवर्नर जनरल के हाथ में ही सारी पावर चली जाए तो ऐसे में प्रांत में सरकार हो या ना हो कोई मतलब है उस बात का? कोई मतलब है उस बात का? सपोज करो आज की डेट में, आज के भारत में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को ये बोलें कि सर सारी सरकारों को बर्खास्त करिए, आप पावर अपने हाथ में ले लीजिए, हम लोग मिलकर सरकार चलाएंगे, और प्रेसिडेंट कह दें कि सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट की मेरे पास आ गई, तो ऐसे में स्टेट में गवर्नमेंट रहने का कोई मतलब है नहीं है। तो कांग्रेस के सरकार बनी भी रहेगी तो भी कोई मतलब नहीं, काम तो हो नहीं पाएगा, डिसीजन तो सारा गवर्नर जनरल ले रहा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी के मुद्दे पर कांग्रेस ने सभी मंत्रिमंडलों से क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। ये घटना थी 29 ऑफ अक्टूबर 1939 की, और जैसे ही कांग्रेस ने रिजाइन किया मुस्लिम लीग ने उछल उछल के मुक्ति दिवस मनाया कि हम लोग क्या हो गए, मुक्त हो गए सरकारों से, और अंबेडकर ने भी इसमें उनका साथ दिया था। ये घटना थी 22 दिसंबर 1939 की। क्या मनाया गया, मुक्ति दिवस मनाया गया था, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, और अंबेडकर भी क्या होंगे, उसका समर्थन करेंगे। ठीक, क्लियर है, क्लियर है। फिर 1939 का त्रिपुरी क्राइसिस भी इसी बीच आया। त्रिपुरी क्राइसिस क्या था, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों लोग युवा लोग थे और इनका 1930s में कद बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इनफैक्ट सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू इस समय लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने रहे थे। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वो तीसरी बार चुनाव जीत गए 1939 में, त्रिपुरी, जबलपुर में है त्रिपुरी, और उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी का सपोर्ट था, उसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस हार गए। गांधी को कहना पड़ गया कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। गांधी को क्या बोलना पड़ गया कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। तो ऐसे केस में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का एक मैटर आया जिसमें सुभाष ने बोला कि हम चाहते हैं कि हम लोग जर्मनी का साथ दें सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे, और गांधी जी इस बात को नहीं चाहते थे कि भारत जर्मनी का साथ दे, क्योंकि गांधी को लगता था कि जर्मनी का साथ देना और गलत बात होगा। अगर हमें दो राक्षसों के बीच ही किसी को चुनना है तो हम जो कम खतरनाक राक्षस हैं हम उसको चुनेंगे। ब्रिटेन कुछ भी था, ब्रिटेन कम से कम कुछ बातें तो मानता था, हिटलर तो वो भी नहीं मानता। तो गांधी ने बोला नहीं, हिटलर ज्यादा बड़ा खतरा है, इसलिए आप जर्मनी का साथ मत दीजिए। तो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष होते हुए भी उनकी चल तो रही नहीं थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया, प्रेसिडेंट पोस्ट से त्यागपत्र दे दिया। और सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद राजेंद्र बाबू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की क्या बना ली, पार्टी बना ली, कब, 1939 में। लेकिन सुभाष चंद्र बोस काम कर नहीं पाएंगे, तो फिर वो भारत से निकलकर जर्मनी जाएंगे, हिटलर से मिलेंगे। जर्मनी की जनता ने उनको नेताजी की टाइटल दे दी सुभाष चंद्र बोस को। जर्मनी में हिटलर का प्रस्ताव पाकर सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए, हिटलर बोला कि जाइए हम आपका हेल्प करेंगे, और सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, आईएनए बनाया, आजाद हिंद फौज बनाया। आजाद हिंद फौज की अगर बात करें तो उसका आइडिया सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के समय में आएगा। ठीक, क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक?
सर जाफर के बारे में कुछ बात? कौन सा जाफर? मीर जाफर? अच्छा, कहते हैं कि आजाद हिंद फौज का आइडिया सबसे पहले आया था कैप्टन मोहन सिंह नाम के एक अधिकारी थे, उनके दिमाग में। ठीक, लेकिन दो नाम याद रखना, ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा। इनको बोला जाता है कि आईएनए इनका क्या है, ब्रेन चाइल्ड है, मानसिक पुत्र है। हालांकि मुझे लगता नहीं तुम्हारे एग्जाम में इतना डिटेल चीज आएगी। रास बिहारी बोस का नाम याद रखना, क्योंकि इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर आईएनए को एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, 5 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस आईएनए की कमान संभालेंगे और रंगून रेडियो सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस अपने देशवासियों को संबोधित करेंगे और बोलेंगे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी को क्या बोला? राष्ट्रपिता। गांधी को क्या बोला? राष्ट्रपिता बोला। फिर उन्होंने भारत की तरफ अटैक किया और 8 नवंबर 1943 को जापान अंडमान निकोबार जीत के सुभाष चंद्र बोस को सौंप देगा। और सुभाष चंद्र बोस क्या करेंगे? अंडमान और निकोबार द्वीप का नाम बदलकर क्रमशः शहीद और स्वराज द्वीप रख देंगे। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जहाज से जा रहे थे, फार्मोसा द्वीप के पास उनकी डेथ हो जाएगी, जहाज में आग लग गई। जिन लोगों को आईएनए के विद्रोह में पकड़ा गया, उनके ऊपर रेड फोर्ट का ट्रायल किया गया, जिसमें उनको डिफेंड करने का काम किया भूला भाई देसाई ने, जो कि मुख्य वकील थे। कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, आजाद हिंद फौज बचाओ समिति का गठन किया। और वकीलों में तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, अरुणा आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग क्या थे? अन्य वकील थे। आईएनए के मुख्य ट्रायल में, मुख्य अभियंता में मेन अक्यूज जो थे, वो मेन अक्यूज कौन थे? प्रेम सहगल, गुरुदयाल सिंह, शहनवाज खान। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम था सीआर दास। देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और सुभाष चंद्र बोस की बुक का नाम था इंडियन स्ट्रगल। उनकी किताब का नाम था इंडियन स्ट्रगल। ठीक, 1940 में बिहार में रामगढ़ अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक रहने वाले वो अध्यक्ष थे। ठीक, कांग्रेस का प्रस्ताव था कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। इसी बीच सरकार के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा कि इसका सबसे लंबा कार्यकाल है, एक वॉयसराय या गवर्नर जनरल के तौर पे सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? लिनलिथगो का था। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह, इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, जो कि 1940 में शुरू होगा। 1940 में ये दोनों चीजें हो रही हैं। 1940 में ये दोनों चीजें हो रही हैं। पहले जो सत्याग्रही थे वो थे आचार्य विनोबा भावे, जो कि पवनार आश्रम महाराष्ट्र से क्या कर रहे थे? उन्होंने अपना सत्याग्रह शुरू किया। दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। सरकार इस आंदोलन को दबा देगी। प्लानिंग ये थी कि सारे जिले से एक एक लीडर आएगा और वो लीडर आकर क्या करेगा? दिल्ली में सब लोग फाइनली मिलेंगे और हम लोग देश को आजाद कराने के लिए एक आंदोलन स्टार्ट करेंगे। पर सरकार ने इस आंदोलन को पहले ही क्या कर दिया? दबा दिया। 1940 में इसके समानांतर एक दूसरी कहानी चली पाकिस्तान के डिमांड की। मुस्लिम लीग ने अपना लाहौर में अधिवेशन किया और उस लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की आधिकारिक मांग रखी। और वो आधिकारिक मांग जो है, रखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान शब्द ऐसे अचानक नहीं आया है, इसकी अपनी पृष्ठभूमि है। पर याद रखिएगा कि पाकिस्तान की आधिकारिक मांग, ऑफिशियल डिमांड, 1940 लाहौर अधिवेशन, मोहम्मद अली जिन्ना प्रेसिडेंट थे उसमें। ठीक, क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, पाकिस्तान पे अगर हम बात करें
तो पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले जो इस्तेमाल किया वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने किया। स्टूडेंट का नाम था चौधरी रहमत अली। इसने एक पैम्पलेट लिखी, नाउ और नेवर शैल वी पेरिश टुगेदर, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्या हम एक साथ खत्म हो जाएंगे, ये इसने पैम्पलेट लिखी। इसमें इसने शब्द इस्तेमाल किया पाकिस्तान। ठीक, अब पाकिस्तान जो शब्द इसने इस्तेमाल किया उसमें पी स्टैंड करता था किसके लिए? पंजाब के लिए। ए स्टैंड करता था किसके लिए? अफगान के लिए। के स्टैंड करता था किसके लिए? कश्मीर के लिए। और आई का मतलब था इंडस या सिंध। स्तान का मतलब होता है प्रदेश। तो पाकिस्तान का मतलब हो गया एक ऐसा प्रदेश जिसमें पंजाब, अफगान, कश्मीर और सिंध का इलाका शामिल हो। पाकिस्तान शब्द की एक राष्ट्र के तौर पे, इसने तो सिर्फ शब्द की बात की चौधरी रहमत अली, एक नेशन के तौर पे 1930 में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, अधिवेशन हुआ। उसमें अध्यक्ष जो थे वो थे मोहम्मद इकबाल। ये वही मोहम्मद इकबाल हैं जिन्होंने बंग ए दर्रा नाम की किताब लिखी है। ये वही मोहम्मद इकबाल हैं जिन्होंने कहा था कि नेहरू एक क्या है, बढ़िया आदमी है, जबकि जिन्ना क्या है, एक राजनीतिज्ञ है, वो जीत नहीं पाएंगे। ये वही मोहम्मद इकबाल हैं जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नाम की क्या लिखी थी, रचना लिखी थी। ठीक है, तो पाकिस्तान शब्द का एक राष्ट्र के तौर पे पहली बार प्रयोग मोहम्मद इकबाल, बंगे दर्रा इनकी बुक है, पर ये कहां होगा? 1930 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में। ठीक, खैर 1942 तक आते आते भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाएगा। 14 जुलाई 1942 कांग्रेस ने वर्धा नाम की जगह पे, वर्धा जो है वो आपका महाराष्ट्र में है, वहां पर एक कार्य समिति बुलाई जिसमें क्विट इंडिया मूवमेंट पर सहमति बन गई और कहा गया कि 7 अगस्त 1942 को हम लोग मिलेंगे। बंबई के ग्वालियर टैंक में ये मीटिंग होगी जिसमें अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। पर ड्राफ्टिंग किसने तैयार की थी उस प्रस्ताव की? नेहरू ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव क्या हो गया? पास हो गया। इस प्रस्ताव की ड्राफ्टिंग की नेहरू ने और अध्यक्ष इस मीटिंग के कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। गांधी ने 70 मिनट का भाषण दिया और डू और डाई का नारा दिया कि या तो हम देश को आजाद करा लेंगे या आजाद कराने के प्रोसेस में मर जाएंगे, पर अब तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश हमारा आजाद नहीं हो जाता। ठीक, गांधी को इनफैक्ट इस समय पैगंबर भी बोल दिया था सीतारमैया ने, कि गांधी जी एकदम पैगंबर की तरह लग रहे थे। 8 अगस्त की मिड नाइट में ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया और कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता थे सबको रातों रात गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। कुछ आपको याद होने चाहिए, गांधी को आगा खां पैलेस, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर, ये वाला सवाल पूछा जा सकता है आपसे, और अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में भर दिया गया था। इसका मैचिंग लगाने के लिए आ सकता है या राजेंद्र प्रसाद पे सवाल आ जाएगा। तो जब जनता पहुंची सुबह, 9 अगस्त से यह आंदोलन शुरू होना था। 7 अगस्त को प्रस्ताव पास हुआ। ठीक, 8 अगस्त को गांधी जी ने भाषण दिया और डू और डाई वाई का नारा दिया और कहा कि कल से हम लोग क्या करेंगे, यह आंदोलन शुरू करेंगे और इस बार अगस्त क्रांति होगी। ठीक, देश आजाद कराएंगे या मर जाएंगे। फिर सब लोग घर चले गए। जनता को तो पता नहीं कि कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को रातों रात गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। आप तो सुबह पहुंचोगे आंदोलन करने, आप पहुंचे तो आपको पता चला कि नेताजी ही नहीं है, नेताजी तो जेल में बंद कर दिए गए। तो जनता भड़क गई। तो बहुत जगह जनता ने खुद ही क्या किया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। इसलिए एक सवाल आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व जनता ने खुद ही किया, किसी लीडर ने नहीं किया। ना गांधी ने किया, ना कांग्रेस ने किया, ना जवाहरलाल नेहरू ने किया, किसी ने नहीं किया। जनता ने खुद ही नेतृत्व किया और जगह जगह हिंसक घटनाएं भी हुई। कुछ जगह लोगों ने अपनी लोकल गवर्नमेंट भी बना ली, जातीय सरकार भी बना ली। कहां कहां जातीय सरकार बनी, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। बलिया यूपी में चित्तू पांडे के नेतृत्व में सरकार बनी, सतारा महाराष्ट्र में वाईबी चौहान के नेतृत्व में सरकार बनी और तामलुक वेस्ट बंगाल में मातंगिनी हजारा के नेतृत्व में सरकार बनी। ठीक,
कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट हैं, जयप्रकाश नारायण, ये पूछा जा सकता है सवाल, ये दोनों सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल हजारीबाग से भाग गए और एक अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाना उन्होंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। राम मनोहर लोहिया, इन्होंने सीक्रेटली कांग्रेस रेडियो का संचालन शुरू किया और बॉम्बे में इसका प्रसारण ऊषा मेहता कर रही थी। ठीक, बॉम्बे में इसका प्रसारण ऊषा मेहता कर रही थी। कहीं कहीं बाबूलाल के नाम का भी आता है, नाम बाबूलाल नामक व्यक्ति का नाम भी आता है। ठीक है, तो कर रही थी कौन, ऊषा मेहता। ठीक, पटना में पालीगंज में आंदोलन हुआ। ठीक है, पटना में पालीगंज में आंदोलन हुआ। ठीक है, और 15 अगस्त को पालीगंज थाने पे झंडा फहराया गया। एक रैली निकाली गई उलार से लेके अरवल तक की, जिस पर पुलिस ने फायरिंग की। इसमें राम कीरत सिंह जो है उनकी डेथ हो गई। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान 90,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। 11 अगस्त को बिहार सचिवालय के समक्ष धरना प्रदर्शन हुआ। इसमें उमाकांत सिन्हा 1, रामानंद सिंह 2, सतीश प्रसाद झा 3, देवीपत चौधरी 4, राजेंद्र सिंह 5, राम गोविंद सिंह 6 और जगपति कुमार 7। ठीक, उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और जगपति कुमार पुलिस की गोलियों से मारे गए। पटना पे ये आज भी आपको इनके नाम पे चौक मिल जाएगा, है ना, क्या बोलते हैं उस चौक को। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा गया। इसमें 3 मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। देखो, जब जनता विद्रोह करने लगे और कोई न डरे सरकार से, तो फिर सरकार ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगी नहीं। और इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी पैरेलल चल रहा था, तो ब्रिटेन की पावर वैसे ही बहुत कमजोर होने लगी थी। फिर और भी विश्व में लोग जो है वो कह रहे थे कि भाई भारत को आजाद करिए, भारत का समर्थन चाहिए, बिना समर्थन के कुछ हो नहीं पाएगा, मैन पावर तो वहीं से आएगा। तो ब्रिटिश सरकार को लग रहा था कि उनको क्या करना पड़ेगा, भारत को आजाद करना पड़ेगा। पर वो भारत को आजाद करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भारत में रिसोर्स बहुत था, भारत के पास मैन पावर था, बहुत बड़ा देश था, संसाधन बहुत थे। तो उन्होंने एक अंतिम प्रयास किया। 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा। इस मिशन में 3 मेंबर थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, मिशन का काम था कि किसी तरह एक बीच का रास्ता निकाला जाए। पाकिस्तान अलग 1946 तक वो अलग पाकिस्तान की डिमांड करने लगेगा, मुस्लिम लीग। तो कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों से बात करनी थी। कैबिनेट मिशन ने एक प्रपोजल रखा। उन्होंने कहा कि देखो, भारत जो है वो अनडिवाइडेड रहेगा, अविभाजित रहेगा, हम विभाजन नहीं करेंगे भारत का, लेकिन वो इलाके जहां पर मुस्लिम जो है वो मेजॉरिटी में है, बहुमत में है, उन इलाकों को कुछ हद तक स्वायत्तता दे दो। तो एक ढीले ढाले महासंघ के तौर पे भारत को क्या कर दिया जाए, बना दिया जाए। कांग्रेस ये बात नहीं मानेगी, वो बोलेगी कि ऐसा है, आप लोग निकलिए यहां से, हम लोग देख लेंगे कि हमें क्या करना है, आप तो आजाद करिए और जाइए। मुस्लिम लीग भी कैबिनेट मिशन का प्रपोजल नहीं मानेगी। मुस्लिम लीग कहेगी कि हमको ये सब ढीला ढाला महासंघ नहीं पता, हमें आजाद करो, हमें अलग करो, फर्स्ट डिवाइड देन क्विट, पहले बांटो फिर छोड़ो। तो बांटो और छोड़ो की नीति मुस्लिम लीग अपना लेगी। बांटो और छोड़ो की नीति कौन अपना लेगी, मुस्लिम लीग अपना लेगी। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही कैबिनेट मिशन के प्रपोजल को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। ये सवाल आ सकता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे बोलते हैं। ठीक, और मार्च 1947 में अंतिम वॉयसराय को भेजा गया। इनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, 34th नंबर के वॉयसराय थे। ठीक है, एटली
पहले ही ये बात एट था। तो जब भारत आजाद हुआ था तो ब्रिटिश पीएम कौन था? क्लीमेंट एटली। ठीक है, वो बोलेंगे कि जून 1948 तक हम लोग छोड़ के चले जाएंगे। माउंटबेटन ने विभाजन की योजना तैयार की और इसी योजना के आधार पे क्या बनेगा? 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को बनेगा भारत। जवाहरलाल नेहरू ने रेड फोर्ट से ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, नियति के साथ साक्षात्कार का भाषण दिया। माउंटबेटन ने गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स बोला। बोला ये आदमी अकेले जाके दंगा शांत करा दे रहा है और हम पूरा लगा रखे हैं सेना, फिर भी दंगा शांत नहीं हो रहा है। इस बात पे उसने क्या बोला? वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। तो ये था आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट का टॉपिक। अब आज वाली पीडीएफ को आराम से बैठ के, जब ये अपलोड हो जाए 1 घंटे बाद, तो चैन से बैठ के एक बार इस पीडीएफ को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट के सारी पीडीएफ को अच्छे से एक बार दोहरा जाइएगा। ठीक है, और कल पॉलिटी का डिस्कशन करने के बाद परसों हिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे, तो उसमें ये सारी चीजें रिवाइज करा देंगे। ठीक है, तो अब 2 दिन, अगले 2-3 दिन वाईटी पे आप हमसे मिलोगे शाम को 6 बजे, 6 से 8, 6 से 9 के बीच में क्लास लेंगे। तो 3-3 घंटे उस समय दो, बाकी समय अपना जितना पढ़ाए हैं उसको बस रिवाइज करके चले जाओ। बहुत बढ़िया पेपर करके आओगे और जितना पढ़ाए उससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं। जो नोट्स दिए, जो पढ़ा रखे हैं, उससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं। ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? तो कल सारे लोग एकदम समय से 6 बजे हाजिर हो जाएंगे पॉलिटी को रिवाइज करने के लिए। ओके, पीडीएफ दे दीजिए प्लीज सर। दे तो दिया है पीडीएफ, और कौन सी पीडीएफ दूं? पीडीएफ तो आप लोगों को पहले ही दे चुका हूं मैं। 27 पेज का जो हिस्ट्री का पीडीएफ था, इंडियन नेशनल मूवमेंट का अलग से पीडीएफ था, सब तो पहले ही दे चुका हूं। 2-2, 3-3, 4-4 बार दे चुका हूं। एप्लीकेशन पर नहीं होगी क्लास? नहीं, अब वाईटी पे होगी। अब आपका कोर्स खत्म, आप एप्लीकेशन पे क्लास नहीं होगी अब। आज वाली नहीं है सर। अरे रुक तो जाओ, क्लास खत्म करके ही तो अपलोड करूंगा ना बेटा। ठीक है, तो कल से टाइम से आ जाइएगा। ठीक है, चलिए, और अच्छे से पेपर करिएगा। बिल्कुल घबराइएगा मत कि निगेटिव मार्किंग हट गई है ये वो। देखो आधे लोग तो पहले ही बाहर हो गए हैं पेपर से। ठीक है, वो उन्होंने वैसे ही हथियार डाल दिए कि यार बीएड पता नहीं बाहर हो गया, पता नहीं लेंगे अंदर कि नहीं लेंगे। आधे लोगों ने वैसे ही हथियार डाल दिए कि उनको लग रहा है कि प्रिपरेशन नहीं हो पाई है। तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जितना तुम लोग पढ़े हो उससे बाहर पेपर नहीं आने वाला। तो बिंदास जाओ पेपर देने, बढ़िया से चैन से पढ़ के पेपर करना। ठीक है, 2-2 ऑप्शन जहां जहां एलिमिनेट कर लो वहां वो वाले सवाल जरूर करके आना। ठीक है, ज्योग्राफी की बेटा मेरी एक जो 3 घंटे की मैराथन पड़ी है ना, उस पे वाईटी पे जो सीटेट में पढ़ाया था, वही पढ़ लो, उसमें से सवाल मिल जाएंगे। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद है आप लोगों का। चलिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।